अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, एक्चुअली दोनों को मिलाकर के हम लोग करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब कभी बोला जाए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हम लोग समझेंगे कि लोअर या अपर कोई एक मैट्रिक्स होगा उसमें। देखिए इसमें कुछ नहीं, पहले हम लोग इसका फंडा समझ लें फिर हम लोग बात करें। इसमें अगर कहा जाए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मान लो दोनों रोज और कॉलम्स दोनों एन हो, मतलब ऑर्डर एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर हम लोग कहें कि लीडिंग डायगोनल जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहें, केवल ये कहें कि इसमें ये जो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट सभी जीरो हो, ऑल जीरो, तो इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर। पहले इस बात को समझ गए फिर लिखते हैं। देखिए इसमें हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। हम लोगों ने ये भी नहीं कहा कि इसमें डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है जिसको हम लोगों ने नाम रख दिया था अपर डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, दोनों नाम चलता है। अपर डायगोनल मतलब डायगोनल के ऊपर वाला, या अपर ट्रायंगुलर इसलिए कि आगे चल करके इसका नाम हम लोग अपर ट्रायंगुलर के रूप में दे रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। डायगोनल के ऊपर मतलब अपर डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो है इस मैट्रिक्स के, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको। केवल एक इंफॉर्मेशन है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर जीरो है, एक तरह से दिमाग में लाओ ना कि खाली है ही नहीं, वैकेंट है, ऐसा दिमाग में लाओ, है नहीं, दीज आर जीरो। तो अगर खाली है तो एक ट्रायंगल का शेप बनेगा ना। सो बाय दिस मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाला ट्रायंगल। इज इट क्लियर? तो इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स m = n होना चाहिए। दूसरा क्या कहना चाह रहे हैं कि नीचे का एलिमेंट जीरो, तो नीचे वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें i और j इक्वल होता है, रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल होता है। इसमें रो नंबर कम होता है कॉलम नंबर से, इसमें रो नंबर अधिक होता है कॉलम नंबर से। तो इसका मतलब नीचे के एलिमेंट्स की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोगों को करना चाहिए ऐसा कि aij = 0 फॉर ऑल i is greater than j। i अगर ग्रेटर देन j है मतलब रो नंबर ज्यादा है कॉलम नंबर से, तो इसका मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है, और ये अगर जीरो हो तो हम लोग इसका नाम देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें हम लोग केवल ये बात ध्यान में रखें कि इन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि ये एलिमेंट जीरो है नहीं है क्या है। ये सारे जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। मान लीजिए कि इसमें ये भी जीरो हो तो तब भी इसको हम लोग, जैसे मान लो कि ये एलिमेंट्स भी जीरो है, ये एग्जांपल ले लो, तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? हाँ है। क्यों है? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डिफाइंड इन दिस वे दैट ऑल द एलिमेंट्स belonging below to the leading diagonal whose row number is greater than the column number must be zero, and we are getting that one। अगर ये है तो बाकी से कोई मतलब नहीं, it is upper triangular matrix। Is it clear? हालांकि इसका नाम हम लोग तब कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो था ही, अगर ये जीरो सब हो जाता तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहते। अगर ये वाला जीरो नहीं है, यही सब है, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर इसमें एक फिक्स नंबर है तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। वो फिक्स नंबर अगर 1 है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। इज इट क्लियर? बहुत कुछ हो सकता है, बट वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट अदर्स। सिंपली इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो टू द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी का उल्टा अगर ले लो कि अगर हम लोग ये डिस्कशन करें कि सारे एलिमेंट्स इधर के जीरो होने चाहिए, ऑल जीरो होने चाहिए ऊपर वाला, तो इसका नाम हो गया लोअर ट्रायंगुलर। इसलिए इसमें क्या देखो, एक तरह से फील करो कि ये नहीं रहा तो एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। इज इट क्लियर? इस ट्रायंगुलर शेप के कारण इस मैट्रिक्स का नाम हो गया लोअर ट्रायंगुलर। इज इट क्लियर? फिर से ध्यान रखो कि लोअर ट्रायंगुलर में भी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का या इधर के एलिमेंट्स का। हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स विच आर अबव टू द लीडिंग डायगोनल मस्ट बी जीरो। इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दैट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, देन वी से दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखें तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए कि ऑल दोज एलिमेंट्स which are above to the
लीडिंग डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू 0, उसके अबव हम लोगों को मालूम है कि रो नंबर कॉलम नंबर से कम होता है, सो दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कशन भी बनता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नहीं, लीस्ट नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ zeros in lower triangular या फिर अगर कोई कह दे अपर ट्रायंगुलर, दोनों में से कोई भी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये कितना होगा? ये देखो बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है। मान लो कि यही मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n का, तो इसमें ये जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। या तो हम इधर के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये सब जीरो हो, ये सब जीरो होगा तो लोअर ट्रायंगुलर। अगर इसकी बात न करें, इसकी बात करें, इधर के एलिमेंट्स की बात करें और ये सब अगर जीरो है तो हम लोग इसका नाम देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स या तो इस तरफ या इस तरफ कोई भी जीरो हो गया तो इसका नाम पड़ गया इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। अगर इसके ऊपर या नीचे देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए इधर 3 एलिमेंट है तो इधर भी हम लोग देखते हैं कि ये 3 एलिमेंट्स ही होते हैं। इधर अगर मान लो कि ये 5x5 का हो, 5x5 का हो, तो ये इधर 3, ये 4x4 अगर ले लें तो 3 एलिमेंट्स, फिर अगले वाले में यहाँ पर एक एलिमेंट और फिर यहाँ पर लीडिंग डायगोनल का, फिर अपने पास इधर से फिर 2 मिलेंगे। मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए 4x4 है तो 4x4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप देखो लीडिंग डायगोनल ये हुआ आपका, इसको छोड़ दो तो इधर आपके पास क्या देखते हो, पहले रो में 3, फिर 2, फिर 1, इधर भी देखो 1 2 और 3, तो दोनों में नंबर इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर टोटल एलिमेंट जान लें, उसमें से लीडिंग डायगोनल माइनस कर दें तो बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, उसमें से हाफ कर दें। हाफ क्यों करेंगे? हाफ इसलिए करेंगे कि हम लोग मिनिमम नंबर जानना चाह रहे हैं। किस में? लोअर और अपर ट्रायंगुलर में। पहले एक को पिक करके चलो कि लोअर ट्रायंगुलर में। तो लोअर ट्रायंगुलर तब होगा जब ये सभी जीरोज होंगे, ये जीरो होना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग मिनिमम बोल रहे हैं तो मिनिमम का मतलब ये सभी नॉन जीरो है, खाली ये जीरो है। तो ये जीरो कितना होगा भाई? तो टोटल में से अगर इसको माइनस कर दें तो ये और ये मिलता है और इसमें इक्वल नंबर होता है, तो हाफ कर देंगे तो ये मिल जाएगा। दैट मीन्स टोटल नंबर हो गया n स्क्वायर, उसमें से n माइनस कर दें, ये हो गया अपने पास ये दोनों मिलकर के। लेकिन अगर इन दोनों मिलकर के की बात करें, इसमें केवल इधर के एलिमेंट्स को जीरो जानने की कोशिश करें तो बाई 2 होगा। इसी तरह से अगर मान लो अपर ट्रायंगुलर हो तो अपर ट्रायंगुलर में हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इधर जीरो होना मस्ट है। अगर हम लोग लीस्ट नंबर जान रहे हैं, लीस्ट, ये नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, लीस्ट कम से कम, तो कम से कम इधर वाला जीरो होना चाहिए। इधर जीरो नहीं हो तो भी चलेगा, तब भी हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर कह सकते हैं। इसका मतलब दोनों केस में ये होगा। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं n × n - 1/2। अगर मान लो कि कोई कह दे लीस्ट नंबर ऑफ जीरोज, अगर पता करने के लिए कहे जीरोज, किसमें पता करने के लिए कहे? जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10। तो ऑर्डर 10, तो ये कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा आंसर होगा। हम लोग क्या करेंगे? 10 × 10 - 1/2 ये पता करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 10 × 9/2, दैट मीन्स 45. So there will be at least 45 zeros in that particular matrix. Okay, and that is very simple one to understand. तो upper triangular, lower triangular matrices से related बहुत सारे questions होंगे. Be prepared for that one. Okay. Strictly triangular matrix nothing but it is simply under the topic of ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक्चुअली ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही टॉपिक है, मैंने सेपरेटली इसलिए लिया कि इसको मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सेट कर दूं, सो मैंने लिया। अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम तब कहते हैं जब
फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में बैठा लो कि अगर मान लो कि किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर एक तरफ डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के एक तरफ या तो इधर के सारे एलिमेंट जीरो हो, या फिर अगर ऐसा है तो हम लोग इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट यू रिकॉल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लो कि इसमें लीडिंग डायगोनल के इस तरफ के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इस तरफ के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नहीं, इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नहीं, बस एक साइड के एलिमेंट जीरो होते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरे तरफ के जीरो हो नहीं हो, इट डजंट मैटर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक तरफ के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब अगर इसमें हम लोग कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो, तो उसको हम लोग बस एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर, लाइक दैट वन। सो सिंपल सी बात, अगर हम लोग कहें कि इफ m इज इक्वल टू n, दैट मीन्स पहले तो अपने पास ये होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को सेपरेट करके लिखें, चलिए मैं सेपरेट करके लिखता हूं, तो इसको मैं अलग से कर देता हूं। तो इफ m इज इक्वल टू n एंड अगर हम लोग कहना चाह रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, ऊपर के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i इज लेस देन j, मतलब ये सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम लोग इस एलिमेंट को भी जीरो कर दें, इस एलिमेंट को जीरो करने का मतलब i इज इक्वल टू j, अगर ऐसा कर दें तो हम लोग कहते हैं कि देन इट इज ये जो लोअर ट्रायंगुलर है इसमें एक स्ट्रिक्ट वर्ड लगा देंगे, इज स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई खास चीज तो है नहीं, ये पहले ही वाली चीज है, थोड़ा सा इसको हम लोगों ने स्पेशल केयर करने के लिए अलग से लिख लिया। इसी तरह से अगर मान लो कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, नीचे वाले इंक्लूडिंग दिस वन, तो नीचे वाले का मतलब i इज ग्रेटर देन j, तो इसका मतलब दिस वन इज फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j एंड हम लोग डायगोनल को भी जीरो मान लें तो इक्वल टू j। तो अगर इस केस में हम लोग लें तो ऐसे सिचुएशन में इस मैट्रिक्स का नाम पड़ गया देन इट इज स्ट्रिक्टली, वर्ड केवल इसमें स्ट्रिक्टली हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसके पीछे एक इंटेंशन ये था कि इस तरह के जो टर्म्स आते हैं तो इस तरह के टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लें। देखिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो होगा, ये जब हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब केवल हम लोग जो पहले पढ़ चुके थे वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया n स्क्वायर। ये अगर n बाई n का ये है मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर, उसमें से अगर हम लोग एक पार्ट की बात करें, ये अगर जानना चाहें या ये जानना चाहें तो ये फाइंड कैसे करते थे, n स्क्वायर में से पहले इस n एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये डायगोनल एलिमेंट को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये और ये मिल गए, ये दोनों इक्वल नंबर में है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों को एक तरफ के एलिमेंट्स मिल गए। ये जो एलिमेंट मिल गए ये
यही अगर हम लोग आंसर छोड़ दें तो ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये भी जीरो होना चाहिए। तो इसमें एलिमेंट्स हैं n, दैट मीन्स प्लस n, ये मिलकर के अपने पास हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लें जिसका ऑर्डर 6/6 हो, और इसमें अगर पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो बहुत सिंपल है, अपना आंसर होगा 6 प्लस 1 7 divided by 2, that means 7 3 are 21, and that will be the answer of such kind of question. Actually this type of question is very important. इससे कनेक्ट कर करके हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. So I took this one separately. However, this is not a separate topic. It is actually under the topic triangular matrix and upper triangular and lower triangular matrices. Okay, now the next topic. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसको कहते हैं, सो समझ लें. एक्चुअली हम लोग इस टॉपिक को सेपरेटली भी हैंडल करने वाले हैं, लेकिन जस्ट दिस वन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड हियर. देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ नहीं है. इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देन इट मीन्स दैट इफ rows and columns of any matrix are interchanged. अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं रोज और कॉलम्स को, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनता है देन द न्यू मैट्रिक्स इज देन द फॉर्म्ड मैट्रिक्स, न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स is called transpose of the previous matrix. देखिए अगर मान लो कि अपने पास इस तरह का कोई सिचुएशन है कि कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 1 4 5 6 3, मान लो एक और एलिमेंट ले लेते हैं 0 -2 6 0 0 1, like this. Order of this matrix is here. देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है इसमें 3 और कॉलम 4 है, तो 3/4 इसका ऑर्डर हुआ. अगर मान लो कि इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दें, करस्पॉन्डिंग रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें, कहने का मतलब ऐसा लिख दें, देखो ये रो नंबर 1 है 2 3 1 0 2 3 1 0, इससे कॉलम बना दें तो 2 3 1 0. इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की तरह लिख दें 5 6 3 -2. थर्ड रो को थर्ड कॉलम की तरह लिख दें 6 0 0 1. तो इस मैट्रिक्स को, इस नए बने हुए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं. ट्रांसपोज करने का मतलब रोज को कॉलम्स में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं. जो पहले रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो हो गया. पहले ये कॉलम था 2 5 6, अब ये रो हो गया. पहले ये रो था 2 3 1 0, अब ये कॉलम हो गया. इसको हम लोग बोलते हैं इसका ट्रांसपोज, और सिंबल हो गया या तो A' लिखते हैं या फिर AT लिखते हैं, कैपिटल T. इज इट क्लियर? इसका ऑर्डर भी देखो चेंज हो गया, रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज हो गया. देखो इसमें 4 रोज हो गए तो 4/3. अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हम लोग कहा करते हैं, यहां M लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स. इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जो इसके कंजुगेट से बना हुआ है. देखिए कंजुगेट का मतलब क्या हुआ, A12 का कंजुगेट A21, ये कंजुगेट हो गया. तो इसके कंजुगेट से ये बना हुआ है. देखिए A11 ये A12 है, A12. अब यहां लिखा जाएगा A21. ध्यान से देखिए A21 यहां था, अब ये A21 इसके बदले में आ गया यहां. सो एक्चुअली दिस मैट्रिक्स इज नाउ फॉर्म्ड यूजिंग द कंजुगेट ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स. तो ऐसा करके हम लोगों ने लिख दिया. सिंपल वर्ड्स में आप समझो तो हम लोगों ने रोज को कॉलम्स में, कॉलम को रोज में लिख दिया, एंड नाउ इट बिकेम अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज नीडेड हियर. देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज के. हाउएवर
इन ट्रांसपोजिशन से रिलेटेड जो वर्क होगा हम लोग इसके बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं मैट्रिसेस को। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड अंडर द हेड वी आर जस्ट टचिंग सम टॉपिक्स एंड उन टॉपिक्स में से एक है अपना ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को समझेंगे आगे के वीडियोस में। सो यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर दें तो वो खुद से मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे मान लो कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। मान लो ये 2/3 मैट्रिक्स मिला। अगर इसका ट्रांसपोजिशन कर दें तो ये ट्रांसपोज करने के बाद जो हम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा, ये रो कॉलम बन गया और ये रो सेकंड कॉलम बन गया, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मिला इसका ऑर्डर हो गया 3/2। बट इफ वी वांट टू ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स अगेन, तो इसका सिंबल हो गया ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन। अब देखो, इसको फिर से रोज और कॉलम्स को चेंज करो तो ये कॉलम बन जाएगा रो ए बी सी, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा सेकंड रो डी ई एफ, एंड नाउ वी गॉट द सेम रिजल्ट, ऑर्डर 2/3 एंड इट इज सिंपली द मैट्रिक्स ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, 3 बार करेंगे तो ट्रांसपोज फर्स्ट में जो किया था वो मिलेगा, एंड सो ऑन। देखिए सेकंड वन, इसको हम लोग समझे कि ये क्या कहा जा रहा है, इसके सेंस को पहले समझे, फिर हम लोग इसको फिर और अच्छे से समझे। देखिए, इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए और बी दोनों को पहले ऐड कर दें, ऑब्वियसली एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस सूटेबल होने चाहिए, तभी होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग पहले ऐड कर लें और ऐड करने के बाद उसके रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम लोगों को मिलने वाला है वो वही होगा जो पहले ही हम लोग ए को ट्रांसपोज करते, बी को ट्रांसपोज कर देते और उसके बाद ऐड करते। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो यही बात है कि ट्रांसपोज करके ऐड करो या ऐड करके ट्रांसपोज करो, रिजल्ट सेम होगा। ट्रांसपोज करके ऐड करो या ऐड करके ट्रांसपोज करो, रिजल्ट सेम होगा। सपोज दैट ए इज ए मैट्रिक्स 2 3 1 4 5 6 और दूसरा मैट्रिक्स है अपने पास बी इसी ऑर्डर का, मान लीजिए 0 1 3 4 1 6। मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/3। कहने का मतलब इनके बीच में एडिशन हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में हम लोग अगर इन दोनों को ऐड पहले कर लें तो ऐड करने के बाद रिजल्ट मिलेगा 2 + 0, 2 + 0 मीन्स 2, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 5 + 1 6, 6 + 6 12। ये अपने पास 2/3 मैट्रिक्स होगा। अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज कर दें, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करें, ये तो ट्रांसपोज करने का मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें, इस रो को कॉलम बना दें 2 4 4 8 6 12। तो ये जो मिला हम लोगों को 3/2 मैट्रिक्स मिला। अब इसको अगर मान लो हम लोग कंपेयर करके देखें कि ए को ही पहले से हम लोग ट्रांसपोज कर लेते, तो ए डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 1 4 5 6, रो कॉलम हो गया, कॉलम रो हो गया, ऑर्डर हो गया 3/2। फिर अगर बी को भी ट्रांसपोज कर लेते तो ये हो जाता 0 1 3 4 1 6 और इसका भी ऑर्डर होता 3/2, दोनों का ऑर्डर सेम होता तो एडिशन भी पॉसिबल था। ऐड कर लेते तो ऐड करने के बाद देखो 2 + 0 2, 4 + 4 8, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 1 + 3 4, 6 + 6 12 और ऑर्डर होता 3/2। वी गॉट द सेम रिजल्ट। कहने का मतलब ये कि पहले ऐड कर लें और उसको हम लोग उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें, या पहले ही उन दोनों मैट्रिसेस के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लें और तब ऐड करें, रिजल्ट सेम होगा। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द डिफरेंस ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। एक्चुअली डिफरेंस क्या है? एडिशन ही है। ए डिफरेंस बी का मतलब हम लोगों ने जाना है a प्लस माइनस बी। सो सब कुछ वही होगा जो हम लोग इसमें देखते हैं एडिशन से रिलेटेड। इज इट क्लियर? अगर हम लोग इसको जनरलाइज करके देखें, अगर इस रिजल्ट को हम लोग जनरलाइज करके देखें तो रिजल्ट कुछ ऐसा है
कि मान लीजिए बहुत सारे मैट्रिसेज हैं ए बी सी एंड सो ऑन। मान लीजिए बहुत सारे मैट्रिसेज हैं, इनको अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, इस डैश को डैश लिख सकते हैं या फिर टी लिख सकते हैं। अगर ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट के रूप में होगा ए डैश बी डैश सी डैश एंड सो ऑन। तो सभी जो इंटरनल मैट्रिसेस हैं उनको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। मान लो कि इसमें कोई एक मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस का साइन होता तो कोई खास बात नहीं, यहां डिफरेंस का साइन होता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ एडिशन। एडिशन का ही एक पार्ट सब्ट्रैक्शन है। अगर हम लोग निगेटिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं। इज इट क्लियर? एंड नाउ द थर्ड वन, व्हाट द थर्ड वन सेज, तीसरे में कहा जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स के को अगर k से मल्टीप्लाई कर दें, k मीन्स क्या, कोई स्केलर क्वांटिटी, k हम लोग यहां कह रहे हैं k इज ए स्केलर क्वांटिटी, k इज ए कांस्टेंट। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है अपने पास, कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दें। जैसे मान लो कि मैट्रिक्स है अपने पास 2 3 1 0 1 3, मान लीजिए ऐसा 2/3 मैट्रिक्स है। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद, या इसको ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग ए बी सी ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह के 2 रोज हैं इसके। मान लो कि 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन द एलिमेंट्स नाउ बिकेम 2a 2b 2c 2d 2e 2f। ऑर्डर तो सेम होगा 2/3। अब आप देखो 2 काम कर रहे हैं हम लोग, इस 2a को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। मतलब क्या कि पहले स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और तब ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो किसी एक के बेसिस पर चलो, मान लो इस रो को मैंने कॉलम बना दिया 2a 2b और 2c, इस रो को दूसरा कॉलम बना दिया 2d 2e और 2f। अब देखो इसका ऑर्डर हो गया 3/2, ये हो गया। अब अगर मान लो कि हम लोगों ने इसको जानने की कोशिश की होती, ये फाइंड हो गया अपने पास, अगर मान लो इसको फाइंड करने की कोशिश करते, मींस ये कि पहले ही ए डैश पता करते, तो ए डैश क्या होता, इसका ट्रांसपोजिशन करते ए बी सी डी ई एफ, ये ट्रांसपोज होकर के ऑर्डर 3/2 बनता। अब ये बताओ कि अगर मान लो कि हम लोग इस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का ट्वाइस करते, देन इट वुड हैव बीन 2a 2d 2b 2e 2c 2f एंड वी गॉट द सेम रिजल्ट। हम लोगों ने सेम रिजल्ट पाया जो ऑलरेडी यहां हम लोगों ने लिखा है। इसका मतलब यह कि अगर हम लोगों को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो और उसके बाद ट्रांसपोज भी करना है, तो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लें और तब ट्रांसपोज करें, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लें और तब मल्टीप्लाई करें। इज इट क्लियर? देखिए थर्ड वन इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस। थर्ड वाले को अगर हम लोग समझे तो थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लॉ, सॉरी थर्ड वन इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। थर्ड को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोज से रिलेटेड है तो इसका नाम पड़ गया ट्रांसपोजिशन। ये रिवर्सल लॉ जो हम लोग बोल रहे हैं, इस तरह के टर्मिनोलॉजी को हम लोग कई बार यूज करने वाले हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस वन, ए बी मतलब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं, तो ये इनके ट्रांसपोज्ड का प्रोडक्ट होता है रिवर्स ऑर्डर में। मतलब पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। देखो अभी हम लोगों ने मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को नहीं पढ़ा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एग्जांपल रिलेटेड टू दिस वन, लेकिन हम लोग इससे रिलेटेड कनेक्टेड प्रोडक्ट से रिलेटेड अभी वर्क करेंगे और उसमें हम लोग इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो नेवर थिंक दैट दिस वन इज वेरी यूजलेस रूल हेयर, ऐसा नहीं मानो, इसको हम लोग बस जस्ट कनेक्ट करने वाले हैं। देखो ए बी का अगर ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट आया उसको ट्रांसपोज कर दें, उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो ये उतना ही होगा जितना बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। चलिए यहां पर तो मैं प्रोडक्ट आपको नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जनरलाइजेशन कैसे होगा।
जैसे अगर मान लिया जाए कि अपने पास बहुत सारे मैट्रिसेज हैं सी डी ई, मान लीजिए 5 मैट्रिक्स में ले लेता हूं, इनको ट्रांसपोज करना है तो इसमें हम लोग उसी रिवर्सल लॉ को यूज करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में इसको ट्रांसपोज करेंगे। जैसे पहले अंत में ई था तो पहले ई को ट्रांसपोज कर देंगे, फिर डी सेकंड लास्ट था तो डी को ट्रांसपोज करेंगे, फिर सी को करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर ए को करेंगे और इन सबों के प्रोडक्ट को पता कर लेंगे। इज इट क्लियर? हाउएवर ऐसा कुछ आने वाला नहीं है हमारे पास, बहुत होगा तो 3 मैट्रिसेस होंगे, हम लोगों के पास इतने लंबे से रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन इससे कनेक्टेड एक रिजल्ट हम लोगों को मिलता है जिसको हम लोग एक और प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हैं जो इससे कनेक्टेड है। मान लीजिए कि अपने पास a टू द पावर n है, a टू द पावर n हम लोग जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में समझेंगे कि इसका मतलब हुआ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स। अगर मान लीजिए कि ऐसा a टू द पावर n मैट्रिक्स है, अगर हम लोगों से कोई कहे कि इसको ट्रांसपोज करो, इसको ट्रांसपोज करो, तो इसका जो ट्रांसपोजिशन होगा वो अपने पास हो जाएगा a के ट्रांसपोज का पावर n। क्यों होगा? इसी प्रॉपर्टी को यूज करो। देखो अभी हम लोगों ने कहा कि a n का मतलब हो गया a इंटू ए, ऐसा n टाइम्स, ऐसा n टाइम्स। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज कर दें, इस पूरे को ट्रांसपोज करने का मतलब क्या, उसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें, तो यूजिंग दिस रिवर्सल लॉ, यूजिंग दिस रिवर्सल लॉ हम लोग अंदर में जो प्रोडक्ट है, पहले इसको मैं लिख लेता हूं ए ये ट्रांसपोज, तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, पहले इसका ट्रांसपोजिशन, फिर इससे पहले वाला, तो सब तो ए है, सब तो ए है तो सब ए डैश होगा, सब ए डैश होगा, ऐसे ही करते हुए अंत में ये वाले का ट्रांसपोज, इनका प्रोडक्ट। साफ देख रहे हो कि इसमें n टर्म्स ही रह जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया इनमें से हर मैट्रिक्स का पावर n। सो हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज को समझा कि a टू द पावर n का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज टू द पावर n। देखिए इन दो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोगों ने अभी तक कोई वर्क नहीं किया, इससे रिलेटेड वर्क हम लोग आगे करेंगे, हम लोग सेपरेटली ट्रांसपोजिशन को समझेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक